तो हम लोगों ने कल के दिन अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया था और अल्कोहल फिनॉल ईथर में सभी लोगों को आईयूपीएसी इसकी करवाई थी और दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस कराई थी। जैसे कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग ये देख रहे थे अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये तो हमारी आईयूपीएसी हो गई। उम्मीद है सभी को आईयूपीएसी तो आती होंगी एटलीस्ट। फिनॉल की आईयूपीएसी कैसे करेंगे, ईथर की कैसे करेंगे, ये सब पता था। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोगों ने देखा था, इसको हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आप लोग ये जान जाओ कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल तब लगता है जब डबल बॉन्ड के आजू बाजू जो हमारे कार्बन्स होते हैं, डबल बॉन्ड के आजू बाजू हमारे कार्बन्स हैं, उनमें जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो जिस वाले हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे जिस कार्बन पे, वहां पे नेगेटिव पार्ट ऐड होता है। यहाँ पे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब होता है एसिडिक मीडियम होना चाहिए और हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की प्रेजेंस होनी चाहिए। वाटर H2O अगर ब्रेक होगा तो H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। OH माइनस आयन नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां ऐड होगा जहां पे सबसे कम होंगे हमारे हाइड्रोजन, जैसे इस जगह, और H प्लस हमारा यहाँ ऐड होगा इस जगह पर। ये देखो यहाँ पे हुआ है OH माइनस और H प्लस ऐड हो गया और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो गया, सभी को दिख रहा होगा। और मैकेनिज्म, ये तो हमारी एक रिएक्शन होगी। इसकी मैकेनिज्म अगर समझना चाहे तो पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक कुछ इस तरीके से होगा कि ये ऐसे कुछ ब्रेक होगा इस साइड, जैसे कि ये एरो लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे CH3 जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये वाला CH3, ये एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास से देता है। तो बॉन्ड इसी साइड टूटेगा और यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो जिस साइड एरो आता है, जैसे इस वाले कार्बन पे एरो आया होगा, तो ये नेगेटिव, इस पे आयन आता है, इस पे प्लस आयन आता है। तो प्लस वाले आयन पे हमेशा, देखो अभी ये प्लस वाला आयन है और जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया होगा इस वाले कार्बन पे, ये देखो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, जब डबल बॉन्ड टूटा होगा, तो ये H प्लस आयन यहाँ आके ऐड हो गया होगा। ये वाला H प्लस आयन यहाँ आके ऐड हो गया होगा और ये देखो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था जब बॉन्ड टूटा था, और ये H प्लस आयन नेगेटिव वाले के पास आके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये ऐड हो गया। उसके बाद जब ये ऐड हो गया तो हमारा यहाँ पे प्लस हो गया, इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे। ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ 1 डिग्री। अब ये 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे पता करेंगे? जिस कार्बन पे हमारा प्लस चार्ज आ रहा है वो कार्बन अगर दो और कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन देखो, ये डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। ये हमारा 2 डिग्री कार्बन और ये हमारा 1 डिग्री कार्बन। आप सभी को बता दें कार्बोकेटायन में 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हमारा ये कंपाउंड बनेगा मोर स्टेबल, देखो लिखा भी हुआ है। और उसके बाद CH3 CH CH3, जैसे ये हमारा बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसमें पानी ऐड हो जाएगा और ये देखो पानी ऐड हो गया। और जैसे ये हटेगा वाटर में H प्लस आयन अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा देखो फाइनल कंपाउंड ऐसे बन गया। तो इसको याद ऐसे कर सकते हो कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग एल्कोहल बनाते हैं। और ये कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो लगातार दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन बन गया, एल्कोहल बन गया हमारा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्कोनिकॉफ रूल से ये बना है। सभी को समझ में आ रहा है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के आजू बाजू देखेंगे जहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे। जबकि अभी हम लोग मार्कोनिकॉफ में क्या देख के आए थे, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में इस वाले पे हाइड्रोजन सबसे कम था तो नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड किया था। यहाँ पे अब क्या पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे, किस चीज का पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे? जैसे कि रिएक्शन में ही लिखा हुआ है बोरेशन, तो हाइड्रोबोरेशन में BH3 का ट्वाइस होता है, तो BH3 जब टूटेगा तो BH2 माइनस और H प्लस पे टूटेगा, तो H प्लस वाला पार्ट इस वाले कार्बन पे ऐड होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड जिन दो कार्बनों से जुड़ा होता है, केवल उन दोनों कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन सबसे कम होता है वहां पे हमारा पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है। जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा, यहाँ पे देखो ऐड होगा। तो देखो H यहाँ ऐड हो गया, BH2 माइनस में BH2 माइनस यहाँ पे ऐड हो गया जहाँ पे H ज्यादा थे डबल बॉन्ड के आजू बाजू में।
आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे भी तो ज्यादा है। आई रिपीट, डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने H2O2 की रिएक्शन करा दी, परऑक्साइड। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ये दोनों की तरीके बिहेव कर सकता है। यहाँ पे H2O2 की जो प्रेजेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके रिएक्शन में लिखा भी हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है फर्दर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, BH2 उड़ जाएगा यहाँ से और OH आ जाएगा। अब यहाँ पे BH3 का होल ट्वाइस जो है वो B2H6 को ही बताया जा रहा है, तो BH3 टूटता है। आप लोग ये ना सोचो BH3 का ट्वाइस है तो एक BH3 को केवल तोड़ा आपने BH2 माइनस और H प्लस में। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कौन कैसे टूट रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने कौन से दो मेथड सीखे, आप हमको क्विक रिकैप करके थोड़ा सा बता दो, और हम पूछेंगे ये बात अभिजीत से। अभिजीत जल्दी बताओ क्या हम पहली रिएक्शन कौन सी थी? Reaction of aldehyde and ketone. नहीं, पहली रिएक्शन कौन सी थी? पहली रिएक्शन अभी हम लोगों ने ये वाली पहली रिएक्शन देखी ना, इस वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करो जल्दी से। Which one? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। The one with carboxylic acid. नो यार, ये वाली ये वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा है। जो प्रीवियस अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया उसको तुमको फिर से बताना है बाकियों को। Okay. एनीवन एल्स, कोई और बता सकता है? यहाँ पे हमारे ईश है, ईश बता सकते हो? स्वप्निल, आयुष, हाँ सर। कोई बता सकते हो? अभी हम लोगों ने पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी? सर अभी जीने पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, घर ठीक है, पहुंच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यही करते रहो। रितेश तुम बता सकते हो? कुशाग्र, एम आई ऑडिबल टू सर हाँ, कुशाग्र एक्सप्लेन कर सकते हो? सर एक मिनट रुकिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ाते हैं। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज करेंगे एल्कोहल को बनाने के लिए। और कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कोई कोई सोच रहा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन ही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जबकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ रखा था, वो भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है। और नहीं, और कीटोन और एल्डिहाइड तो हमारे होते हैं कार्बोनिल ग्रुप। साथ ही साथ ईस्टर और एसिड, ये भी हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। COOH, CHO, RCOR, और ईस्टर्स का फॉर्मूला होता है RCOOR। ये सब हमारे इनके जनरल ग्रुप्स होते हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए कि इसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसमें कौन सा ग्रुप होगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जब भी कभी आपको कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल बनाना होता है तो रिडक्शन प्रोसेस का आपको सहारा लेना पड़ता है। रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट लिए जाते हैं, जैसे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसमें देखो मेंशन भी किया गया है कि कीटोन, इस पे मेंशन भी किया गया है कि कीटोन, एल्डिहाइड और एसिड और ईस्टर, ये चारों को कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। और NaBH4, इसका यूज हम लोग केवल और केवल रिड्यूसिंग एजेंट के लिए तब करते हैं जब हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं। अगर कीटोन और एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं और उनको कन्वर्ट करना है हमें अल्कोहल में, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा NaBH4। और हाइड्रोजन गैस विद पैलेडियम, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट या कह सकते हो यूज्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हमारा LiAlH4 होता है। ओके, तो अब बात आती है कि इसमें जैसे हम लोगों ने इसमें जैसे हम लोगों ने एच इस पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि HCHO लिखा था, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में
हम लोग क्या करते हैं फॉर्मल्डिहाइड में, जब रिड्यूसिंग एजेंट ले आते हैं LiAlH4 तो यहाँ पे O के साथ में H जुड़ जाता है और एक H यहाँ पे और लग जाता है, यानी डबल बॉन्ड जब टूटता है तो दो फ्री वैलेंसी क्रिएट होती है, एक फ्री वैलेंसी के साथ में H जुड़ जाएगा और एक फ्री वैलेंसी के साथ में हमारा एक और H जुड़ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 डिग्री नहीं, ये तो हमारा CH3OH है यानी मेथेनॉल है, ठीक है। और ये हम लोगों को एसिटल्डिहाइड जैसे दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O और H, तो CH3COH यहाँ पे देखो, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे OH जोड़ा जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे OH जोड़ा गया है और इसके जस्ट नीचे वाले कार्बन पे एक H जोड़ा जाएगा। आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं H2 का मतलब होता है एक H यहाँ ऐड होगा, O के बगल में एक H इस कार्बन से जस्ट नीचे ऐड कर देना, ये देखो जैसे यहाँ पे ऐड किया गया है, एक H इस O के बगल में डबल बॉन्ड जब तोड़ा और एक H इस कार्बन के नीचे, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल कभी बनाना होता है तो आपको एसिटल्डिहाइड लेना पड़ेगा यानी एल्डिहाइड, और कभी 2 डिग्री एल्कोहल बनाना होगा तो कीटोन आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, LiAlH4, और एल्डिहाइड कीटोन की चूंकि बात चल रही है तो NaBH4 भी आप ले सकते हो। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है एसिड, तो यहाँ पे LiAlH4 लेना पड़ेगा और CH3COOH, और जब ये हमारा CH3OH आ जाएगा यानी ये हमारा एसिड है और ये हमारा एल्कोहल है, तो इससे ईस्टर बनता है। ईस्टर हम लोगों को इस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्ट्रिफिकेशन। आप लोगों को याद करना होगा, कभी कभी रिएक्शन आ जाती है, व्हाट इज ईस्ट्रिफिकेशन, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल in the presence of acidic medium then ester and water will form। देखो वाटर निकल रहा है ना H2O, तो वाटर भी बनता है और ईस्टर भी बनता है। ईस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी, मीठे फलों जैसी होती है। और ईस्टर सर रिएक्शन में एसिड किधर? रिएक्शन में एसिड हमारा CH3COOH है और ये हमारा एल्कोहल है CH3OH, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है CH3OH, और एसिड है Okay. CH3COOH। When acid react with alcohol in the acidic medium, then ester and water will form and further ester का यूज हम लोग कर लेते हैं एथिल एल्कोहल बनाने में। ये हमारी चेन बढ़ाने वाली रिएक्शन हो गई, यानी अगर कोई कभी आपसे बोल दे कि कन्वर्जन करना है और मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, तो CH3OH इज योर मेथेनॉल एंड CH3CH2OH इज योर एथेनॉल। तो मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाते हैं, इसको आपको ये ऐसे याद रखना होगा कि एक कार्बन है, हमें इसकी चेन बढ़ानी है, क्योंकि मेथेनॉल में तो एक कार्बन है, एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो चेन कैसे बढ़ेगी, जब हम लोग कोई एसिड ले आएंगे और जब एसिड इसमें आ जाएगा तो ईस्टर बन जाएगा, और फर्दर ईस्टर के में जब लोग H2 ऐड करेंगे यानी कि रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन एडिशन कराएंगे पैलेडियम की प्रेजेंस में, जैसे हाइड्रोजन विद पैलेडियम इसमें लिखा हुआ था, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम लोगों का एथिल अल्कोहल बन जाएगा और मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। उम्मीद है सभी को चीज समझ में आ गई होगी। मीडियम एसिडिक ही लेना पड़ेगा, OH लगा होता तो हमारा बेसिक मीडियम आता। अब आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा आप लोग जान लो कि RCOR यानी कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेना ही पड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसीटोन भी होता है, एल्डिहाइड भी होता है, एसिड भी होता है, ईस्टर भी होता है। तो यहाँ पे हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया है RC डबल बॉन्ड OR, हालांकि इसको एसीटोन बोलते हैं, ये कीटोन के ग्रुप में आता है। अगर यहाँ पे दोनों साइड R लगा हुआ है तो एसीटोन कहा जाता है यानी कीटोन ग्रुप, और अगर H और H लगा देते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। और अगर एक साइड CH3 और एक साइड H लगा देते हैं, यहाँ पे अगर CH3 लगा देते, यहाँ पे H लगा देते, तो ये हमारा होता एसिटल्डिहाइड। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, R की जगह पर अगर हमारे दोनों जगह CH3 लगे हुए हैं तो ये होता है एसीटोन, अगर दोनों जगह H लगे हुए हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड, और एक जगह H और एक जगह CH3 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और इसमें RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R Mg से, मेटल से इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करके खींच लेता है और R बन जाता है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन एक को बोलते हैं जब CH3 यानी R हमारा CH3 ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप, जब हमारा एल्काइल ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो उसको कार्ब एनायन बोलते हैं। जब R के ऊपर यानी CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर देख के आए थे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना था। और यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस जगह नेगेटिव वाला पार्ट इस जगह ऐड हो जाएगा, ये R इस साइड ऐड होगा इस कार्बन के पास, और ये जो ये MgX पूरा पूरा पॉजिटिव है, ये O के बगल में ऐड हो जाएगा। ये देखो MgX O के बगल में ऐड हुआ, R ये वाला R जो था इस कार्बन के पास आके ऐड हो गया। अब हम लोग फर्दर पानी से इसको रिएक्ट करा देंगे
तो H और OH में टूटेगा, H हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट इस O के बगल में जाएगा, हमारा पॉजिटिव है तो इस O के बगल में जाएगा, और OH इस पॉजिटिव के पास जाएगा क्योंकि OH निगेटिव है। तो इस प्रकार हमारा ये 2 डिग्री अल्कोहल बनता दिख रहा है, सॉरी 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन का अगर हम बॉन्डिंग देखें तो ये कार्बन लगातार 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, R R और R, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो अगर आपको 1 डिग्री कार्बन बनाना है, जैसे कि ये देखो रिएक्शन लिखी हुई है, तो फॉर्मल्डिहाइड ले लो। अगर आपको 2 डिग्री कार्बोकेट एल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री एल्कोहल, तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करानी होगी एसिटल्डिहाइड से। और अगर आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आपको एसीटोन लेना होगा। उम्मीद है चीज सबको समझ में आ गई होगी। ये सभी आपको चीजें याद रखनी है कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल लेना है तो फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो एसिटल्डिहाइड ले लेंगे, और 3 डिग्री एल्कोहल कभी बनाना है फ्यूचर में किसी रिएक्शन में तो हमें एसीटोन लेना होगा, उसकी ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन करा देंगे, फिर फर्दर पानी भी रिएक्शन करा देंगे। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देख लेते हैं। आप लोगों ने हेलो एल्कीन हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना जान लो कि हेलो एरीन होता है। जब बेंजीन के ऊपर क्लोरो ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन, इसको क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे NaOH से जब इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो NaCl से कंबाइंड हो जाएगा, OH यहाँ पे फर्दर अटैच हो जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। तो हमें अभी तक फिनॉल कैसे बनाते हैं, अब इनकी रिएक्शंस को देखना है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आप लोग समझ गए होंगे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लेते हैं, कल हमने बताया था एसिडिक मीडियम में, ये तो रिएक्शन बहुत आसान थी। फिर आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब SO3H ग्रुप लगा होता है। आप लोगों को हम बता दें, H2SO4 का एक H हटा दो तो SO3H बनता है। H2SO4 का एक H हटा दो और एक O हटा दो तो हमारा SO3H बनता है। और ये कैसे बनता है SO3H, ये यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए बेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग ओलियम से करा देते हैं। अब ओलियम क्या होता है, सभी को पता होगा, H2S2O7, H2S2O7 ये हमारा ओलियम होता है। देखो लिखा भी हुआ है H2SO4 प्लस SO3, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ओलियम। इसका जनरल नेम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग बेंजीन के साथ करा देते हैं तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब पहले जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में आप देख पा रहे हो, NaOH के साथ करा दिया तो हमारा OH आ जाता है, फिनॉल आ जाता है। इस प्रकार भी हमने फिनॉल बना लिया। तो अभी हम लोगों ने 2 रिएक्शन देख ली फिनॉल बनाने की, हेलो एरीन से और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तीसरी रिएक्शन है बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट से। बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट, किसी को सैंड मेयर रिएक्शन अगर याद हो तो मैं बता दूं, जब ओलियम एक बार और बता दीजिए। कौन सी, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड वाली। हाँ हाँ हाँ, जब बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करा देते हैं, ओलियम हमारा H2S2O7 होता है। जब बेंजीन की रिएक्शन H2S2O7 से करा देते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ जाता है। आप इतना जान लो, बेंजीन हमारा ये था, H2S2O7 ओलियम होता है, इसकी रिएक्शन करा देंगे तब जाके ये बनेगा, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप आ जाएगा। और SO3H ग्रुप आने से हम लोग इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर लेते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन सभी को याद आ रही होगी इसको देख के। जब प्राइमरी एरोमेटिक की रिएक्शन Na Na2 और HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग हेलो एल्किल हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, Cu2Cl2 के साथ कराते हैं, Cu2Cl2 के साथ, तब हमारा क्लोरो बेंजीन बनता था, यानी ये वाला ग्रुप बन जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चूंकि फिनॉल बनाना है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन करा दी गर्म पानी के साथ। पानी को उबलते हुए पानी में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से जब रिएक्शन करा देते हैं तो फिनॉल बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और बहुत सारे साइड प्रोडक्ट निकलते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर इंटेंडेड टू क्रिएट टू फॉर्म फिनॉल, नॉट अदर। ठीक, तो फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इसको बोलते हैं, उससे भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, सभी को याद होगा। बस हमें यहाँ पर रिएक्शन में थोड़ा चेंजेस लाने होंगे, H2O लेना होगा गर्म, और अगर हम लोगों को Cu2Cl2 ले लेंगे तो यहाँ ऊपर OH की जगह Cl लग जाएगा। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे भी हम लोग बहुत अच्छी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में फिनॉल बना सकते हैं। पहली बात तो इसमें पता होना चाहिए कि ये जो पहला वर्ड लिखा है क्यूमीन, ये क्या होता है। तो क्यूमीन आप लोगों को पता होना चाहिए, जब बेंजीन से कोई एक ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो 2 डिग्री हो,
बेंजीन ये है, और उससे एक ऐसा कार्बन जुड़ा है जो 2 डिग्री हो। अब 2 डिग्री का मतलब कैसे, जो कार्बन जुड़ा है बेंजीन से वो कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे क्यूमीन। इसको आप याद भी रख सकते हो, क्यूमीन क्या होता है, जब बेंजीन एक कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं क्यूमीन। लेकिन याद रहे CH3 होना चाहिए। उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करा दी तो ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन देता है। इंसर्शन रिएक्शन क्या होती है, ओ ओ हमारे इसमें इंसर्ट हो जाएंगे जाके आके, ये देखो इंसर्ट हो गए, बीच में ऐड आ गए, एडिशन रिएक्शन की तरीके देने लगे, इसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। और इस प्रोडक्ट में हमें अपने काम के प्रोडक्ट को निकाल लेना है। फिनॉल निकाल लिया, बाकी क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी फिनॉल भी बन गया, साथ ही साथ हमें एसीटोन भी मिल गया। उम्मीद है सभी को चीज समझ में आ गई होगी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको रीड करना है जस्ट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा आप सभी को पता होगा ब्रांचिंग के इनवर्सली रिलेशन में होता है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग होने से हम लोग कम हीट देके उनको जल्दी से तोड़ सकते हैं ब्रांचेस को। और अगर ब्रांचिंग नहीं होगी, स्ट्रेट होगी, पूरी पूरी चेन होगी, ब्रांचेस उसमें कम लगी होंगी, तो उनको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स और फिनॉल्स का ज्यादा होता है एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज। यानी कि अगर लंबी कार्बन चेन किसी में है, ऐसा एल्कोहल ले लिया, ऐसा फिनॉल ले लिया जिसमें लंबी कार्बन चेन है, तो उसका बीपी छोटी कार्बन चेन वाले से ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसमें ब्रांचेस ज्यादा है तो बीपी कम होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। कभी कोई पूछ ले ऐसा क्यों, तो आप बता सकते हो वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम हो जाते हैं विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अब जब ब्रांचेस कर दोगे तो सरफेस एरिया तो घट ही जाएगा। अभी आप ही लोग सोचो, जैसे कि ये हमको ऐसा कोई कंपाउंड मिला है जिसमें ब्रांचेस बहुत थी, ये देखो इसमें ब्रांचेस बहुत सारी, तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। और अगर हम इसी को पूरे स्ट्रेट ऐसे लिख देते तो ब्रांचेस इसमें ना होती अगर, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता। अभी सरफेस एरिया इसका कॉम्पैक्ट हो गया है, मतलब ब्रांचेस निकलने से सरफेस एरिया कम हो गया है। सरफेस एरिया कम होने का मतलब होता है इसका शेप और कॉम्पैक्ट हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया अगर ब्रांचेस निकल आई। और अगर लीनियर में इसको लिखना शुरू करते तो ये काफी लेंदी चला जाता। तो जब हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस घट जाते हैं, जैसा कि इस लाइन में लिखा हुआ था, ये देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्सेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस वीक होंगे, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस अगर वीक होंगे तो हमें कम हीट देनी पड़ेगी, और कम हीट देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई? Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके 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 ओके, बीच में थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहा करो, ऐसा लगता है कि हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं। तो बीपी हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन टाइप का पूछा गया है कि सरफेस एरिया किसका कम लग रहा है, ये वाले ग्रुप का कि ये वाले ग्रुप का, बताओ। इस वाले ग्रुप का लग रहा है सरफेस एरिया कम, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है और उसमें ब्रांचेस ज्यादा है। बॉन्ड चेन कम है इसलिए। या एग्जैक्टली। तो जब ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है तो बीपी घट जाता है। ब्रांचेस देखो बढ़ गई, सरफेस एरिया घट गया, वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम हो गए, तो बीपी घट गया। अब इसका बीपी ज्यादा होगा, तभी देखो एरो इसकी ओर ज्यादा बना हुआ है। बीपी इसका ज्यादा क्यों है, इसके वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका बीपी भी ज्यादा है। आ रहा है? Yes, sir. अब बीपी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी थी कि एल्कोहल और फिनॉल का बीपी ज्यादा होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बीपी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। यानी अगर कोई हमारा एल्कोहल है और फिनॉल है, उसका मॉलिक्यूलर मास लगभग लगभग एक हेलो एल्केन के बराबर आ रहा है, हेलो एरिन के भी बराबर मान लो आ रहा है, मान लो किसी हाइड्रोकार्बन के बराबर आ रहा है, मान लो किसी ईथर के बराबर आ रहा है। किसका, एल्कोहल और फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट अगर इनमें से किसी के भी बराबर आ रहा है तो हम लोगों का मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमेशा इनका ही ज्यादा मानेंगे, एल्कोहल और फिनॉल का। दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल एंड फिनॉल।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट होगी तो जाहिर सी बात है यार, जहां पे बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ने में भी तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बीपी इनका ज्यादा होता है। तो आप अपने दिमाग में एक बात डाल लो कि अगर किसी पे OH ग्रुप लगा है, जैसे कि नीचे वाले ग्रुप में देखो OH लगा हुआ था और ये केवल और केवल हाइड्रोकार्बन है, उतनी चेन का हाइड्रोकार्बन है और ये उतनी चेन में OH लगा दिया, तो OH की वजह से इसका बीपी ज्यादा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, इसको बोलते हैं टॉलुइन, और यहाँ पे OH लग गया, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो OH लग जाने की वजह से इसका बीपी ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे नीचे वाले ग्रुप में देखो, ये है ईथर और यहाँ पे है हमारा फिनॉल, तो ईथर से भी इसका ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, लेकिन OH की वजह से इसका बीपी ज्यादा हो गया। अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू दियर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अभी आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल और फिनॉल में पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के 2 फायदे हैं। एक तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, ये कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम जस्ट बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एक इसके साथ एक एडिशनल चीज और होगी, वो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इजिली सॉल्युबलाइज हो जाता है वाटर में, जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तभी अल्कोहल और फिनॉल पानी में डालने पर घुल जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि इसमें पानी मिला दो, जब लोग अपना ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि इसमें पानी मिला दो ताकि उनको पीने में मजा आए, क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है। नीट नहीं पीनी चाहिए, फेफड़े फेफड़े गल जाएंगे, है ना। अभी एज भी नहीं हुई आप लोगों की, तो गलत काम है। तो उसमें पानी मिला लेना, सॉल्युबल होता है, कोई दिक्कत नहीं। साइंस पढ़ते जाओ, अप्लाई करते जाओ। सॉल्युबिलिटी घट जाती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें लिखा साइज ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप अगर बढ़ते हैं। और सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, अभी हमने ऊपर जस्ट बढ़ाया, जैसे जैसे साइज एरिल और एल्किल का बढ़ता जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। अगर आपसे कोई बोले लो चेन हाइड्रोकार्बन और हाई चेन हाइड्रोकार्बन में दोनों में एल्कोहल लगा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कौन ज्यादा सॉल्युबल है? तो हमारा जिसमें हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन चेन कम है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कम है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है देन दैट ऑफ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कम नहीं है। आ रहा है समझ में? अब देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कम है, इसमें ज्यादा थी, तो इसमें ये वाला एक बार फिर बता दीजिए। किसमें? ये वाला। अभी इसमें लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये देखो, अभी मैंने इसमें एक फिगर में आप लोग देख सकते हो कि OH इसमें लगा हुआ है, फिनॉल है, ROH उसको बोलते हैं एल्कोहल, और जब बेंजीन के साथ में OH जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं पानी के साथ में, ये जो डैश 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 लगा हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इनकी वजह से सॉल्युबल हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनमें सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर इनमें नंबर ऑफ कार्बन चेन ज्यादा हो जाएंगे, जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन ज्यादा है तो ये कम सॉल्युबल होगा, जबकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कम है तो ये ज्यादा सॉल्युबल है। आ गया? आ गया? हाँ। चलो, अब आता है केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा शांत बैठना है और अच्छे से समझना है। शांत तो अभी तक बैठे हुए हो, क्योंकि आ नहीं रहा है तो भी शांति बैठे रहते हैं लोग, लेकिन अब समझना है और जो ना आए तुरंत पूछना है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रिपरेशन कोई नहीं पूछता है आपसे, हर आदमी ये पूछता है कि रिएक्शंस हुई है कि नहीं हुई है। चलो, कुशाग्र वगैरह सब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। पता नहीं क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। हम लोगों को ROH जो होता है ना, वो 2 तरीके से रिएक्शन देता है, यानी एल्कोहल जो होता है वो 2 तरीके से रिएक्शन दे सकता है। अगर हमारी ब्रेकिंग इस बॉन्ड की हो गई तो एक अलग रिएक्शन होगी, और अगर ब्रेकिंग इस रिएक्शन की हो गई तो अलग रिएक्शन होगी। यानी ROH में जब हमारा R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है तो अलग रिएक्शंस होंगी, और जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो अलग रिएक्शन होगी। तो हम इस पूरे चैप्टर में रिएक्शंस को ऐसे लर्न करेंगे कि ये वो रिएक्शन है जो OH का बॉन्ड टूटने से बनी है, और कुछ ऐसी रिएक्शन को लर्न करेंगे जो R और O के बॉन्ड टूटने से बनी थी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? 2 रिएक्शन। यस सर। अच्छा, तो अभी हम लोग पता चल गया कि 2 तरीके की रिएक्शन होने वाली है। एक O और H का बॉन्ड जब टूटेगा, और एक रिएक्शन होगी जब R और O का बॉन्ड टूटेगा। 2 टाइप की रिएक्शन होगी।
तो उनकी मैकेनिज्म का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसी कैसी इन्वॉल्व हो रही होंगी। तो जिन जिन रिएक्शंस का प्रोडक्ट बनेगा ओ और एच के बॉन्ड को टूटने से, अगर ओ और एच का बॉन्ड टूट रहा है और तब जाके कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें ये मैकेनिज्म फॉलो होगी, और अगर आर और ओ का बॉन्ड टूट रहा है तो उसमें ये मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो आप लोगों को समझना है कि अगर ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां पे क्या मैकेनिज्म फॉलो होगी, इसको हम यहाँ पे पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, उसको समझते जाना, सुनते जाना। जैसे कि सिंपल सा कोई हमारा एल्कोहल है ROH ग्रुप, हम सभी को पता है कि यहाँ पे OH का बॉन्ड टूटने वाला है, OH का बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है। जब कभी ROH ग्रुप हमारा किसी न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव करता है, आप सभी को पता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां ये अट्रैक्शन शो करता है, न्यूक्लियस का लविंग होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर यानी पॉजिटिव चार्ज लवर, ROH लिखा हुआ है, ठीक है। तो ROH में लोन पेयर वहां अटैक करेंगे जहां पे प्लस चार्ज होगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन प्लस चार्ज कहाँ आएगा, कार्बन के पास प्लस चार्ज तब होता है जब कार्बोकैटायन होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों लिया है, सभी को बैक साइड अटैक कुछ याद आ रहा है, SN2 रिएक्शन याद आ रही है, बैक साइड अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, SN2 रिएक्शन 3 डिग्री लेते थे जबकि 1 डिग्री लेते थे SN1 में, और उसमें फ्रंट साइड अटैक होता था, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे इसमें यस सर, अच्छे से हाँ याद हाँ आया। हाँ हाँ ठीक है। तो ROH में बैक सर साइड, हाँ लेकिन क्वेश्चन है कि ये कैसे फिगर आउट होता है कि आरओ बॉन्ड टूटेगा या ओएच बॉन्ड? उसके लिए अभी हम लोगों को पहले मैकेनिज्म रीड कर लेनी है, देन जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, सॉरी जैसे जैसे हमारा रिएजेंट आते जाएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग रिएजेंट को देख के पता चलेगा कौन टूटने वाला है, यानी R और O टूटने वाला है या O और H टूटने वाला है, आ रहा है समझ में। यस सर। ओके, अच्छा एक बात पूछनी थी, बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्या उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो लोग बोल नहीं रहे हैं, रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दिए। ईश, एम आई नहीं ऑडिबल? है। आ रहा है समझ में। ईश को क्या हो गया, ईश? आ रहा है भैया। ओके ईश ओके है ओके। कौन? अरे ईश एक भगवान है, और रितेश जो है वो भी बालक सही है, कुशाग्र भी सही है, बातें नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुशाग्र बहुत ही मेहनती बच्चा है, क्या ही बताएं, बोलता ही नहीं है कुछ। अब सर बोल तो रहे हैं। चलो सही है सही है। एल्कोहल और न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे, तो एल्कोहल यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करता है, और जब हमारा कार्बोकैटायन पे जब अटैक करेगा तो हमारा कुछ इस तरीके का कुछ बनेगा, ROH यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लोन पेयर इसमें न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, और ये O जो है प्लस चार्ज रख लेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो कभी अपने ऊपर प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, वो हमेशा निगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखना चाहता है, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, O माइनस माइनस, N माइनस माइनस माइनस, N के ऊपर 3 माइनस होते हैं। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये हाईली अनस्टेबल है, तो अब ये फर्दर फिर ब्रेक होगा, इसमें से कुछ चीजें निकलेंगी, तो हाइड्रोजन ये जो होता है ना कंपाउंड, हाइड्रोजन ये जो एलिमेंट है ये भाग जाता है, और भागेगा कुछ इस तरीके, जैसे कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक, और H जब टूटा तो H प्लस के फॉर्म में चला गया, H जो टूटा वो H प्लस के फॉर्म में चला गया और यहाँ पे हट गया ये, और O के ऊपर नेगेटिव फिर आ जाएगा, वो चलता है, कोई बात नहीं। तो ROC ऐसे करके कुछ बन जाएगा। तो उम्मीद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ये चीज कैसे बनेगी, और यहाँ पे जब H और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब RO अटैच होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई बहुत खास नहीं है। यहाँ पे जब ये H हटेगा तो RO ऐड होगा, बस देखो, ये देखो प्रोडक्ट है, H हटाओ RO को ऐड कराओ, आ गया। अब यहाँ पे इसको देखो, जब हमारा R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, अभी हमारा O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब हमारा R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, जब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव होगा, करेगा एल्कोहल, और यहाँ पे एल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल के तरीके। अब यहाँ पे एल्कोहल वहां जाके अटैच होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन है, आ रहा है समझ में। न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे लविंग होती है, मतलब इसकी लविंग वहां पे होती है, वहां अट्रैक्शन ये फील करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा वो होती है डेंसिटी। अब जैसे कि RCH2OH है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब होता है अपने पास ये प्रोटॉन को अटैच कर लेता है, तब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करता है।
याद रहे इलेक्ट्रोफाइल की तरीके एल्कोहल केवल और केवल तभी बिहेव करेगा जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करते हैं। आप इस चीज को मेंशन कर लो अपने मेमोरी में कि ओनली प्रोटोनेटेड एल्कोहल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ओनली प्रोटोनेटेड एल्कोहल, बाकी और कोई नहीं। यानी नॉर्मल एल्कोहल किसकी तरह के बिहेव करते हैं, ये देखो नॉर्मल एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह के बिहेव कर रहा है और OH बॉन्ड टूट रहा है। लेकिन अगर प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, किसी एल्कोहल ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ऐसा बना लिया कंपाउंड, कुछ ऐसा कंपाउंड बना लिया, यानी कि सर हाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैटेगराइज कैसे करेंगे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल कैटेगराइज कुछ ऐसे कर सकते हो आप लोग कि जब एल्कोहल H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, ये देखो बन गया H+ एक्स्ट्रा और ऐड आ गया, जैसे RCH2OH लिखा हुआ है और इसमें H+ और आ गया, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और एग्जाम्पल में जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो सामने स्क्रीन पे RCH2OH है, यानी कि एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल ने जब फर्दर एक H ऐड कर लिया अपने ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के पास अभी कौन सा हाइड्रोजन है, केवल एक। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन आ गए, वो कौन से 2 हाइड्रोजन है, ये जो आया था फॉरेन मतलब होता है जो बाहर से आया, वो आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह के बिहेव करते हैं। अभी हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल पता तो चल गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म को। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल हमारा ये H+ था, इसको प्रोटोनेटेड बोलेंगे क्योंकि प्रोटॉन H+ की तरह के बिहेव करता है। अब ये पूरा टूट जाएगा, हाईली अनस्टेबल है, ये पूरा टूटेगा, मतलब कुछ ऐसे ये हट जाएगा और यहाँ पे फर्दर कोई Br- जुड़ जाएगा, क्योंकि जब ये हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर, और जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो Br- चुपचाप इसमें अटैक कर देगा और ये कंपाउंड बन जाएगा R(C(H2Br). तो दोनों में थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आपको दिखा होगा, ऊपर वाले में H हटा और RO ऐड हो गया आके, ये देखो RO ऐड हो गया, जबकि इस वाले में क्या था, एल्कोहल ने अपने नेचर को बदला, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए उसने फर्दर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहलाया, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल ने अपने H2O को लीव किया, ये देखो H2O तो हट रहा है यहाँ से H2O, और यहाँ पे जब H2O हट गया तो यहाँ पे Br- ने अटैक कर दिया, समझ में आ गया? Br- कहीं से भी आ सकता है, उससे हमें मतलब नहीं कहाँ से आया, लेकिन आप लोग याद रख लो Br- आया होगा, ठीक है। ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया केमिकल रिएक्शन में इस टाइप की रिएक्शंस होंगी। अब एक रिएक्शन उठा लेते हैं, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो आप लोगों को हम बता दें कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल किसका एग्जाम्पल है, ये पहले वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जब O और H टूट रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? एसिडिटी किसका एग्जाम्पल है, जब O और H के बॉन्ड टूटेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एसिड कौन अच्छा होता है, जो H+ को डोनेट कर दे, तो एल्कोहल भी जब H+ को डोनेट करेगा तभी तो एसिडिटी शो करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो Yes. जब Yes, एल्कोहल sir. ओके जब एल्कोहल ROH में इस H को हटा देगा तभी तो एसिडिटी शो होगी, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, ये वाली। और एल्कोहल उस समय न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव कर रहा होगा, ये देखो न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जब भी कोई बात पूछे कि शो दैट एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, तो हम लोग सबसे पहले सोडियम मेटल की रिएक्शन करा देंगे एल्कोहल से, और हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इनके बीच का, ये बॉन्ड टूट गया और RO के साथ अटैच हो गया RONA, और ये हमारा हाइड्रोजन चुपचाप निकल जाएगा, ये जो H है, लेकिन हम लोग डाइमर फॉर्म में पाया जाता है तो हाफ से मल्टीप्लाई और ऐसे लिख देंगे। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे फिनॉल में भी कभी कभी कोई पूछ देता है कि शो करो फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ पे भी Na से रिएक्शन कराएंगे। तो याद रहे कि कभी भी किसी रिएक्शन को शो करना है कि ये एसिड है, एसिड और एल्कोहल और फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, कैसे शो करेंगे, सोडियम मेटल से रिएक्शन करा के। आ गया? यस सर। ओके, अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये ONA ऐसे क्यों लिखा है, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया गया? आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन O- और Na+ को ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि Na+ जो आया है वो एक मेटल है और O- H के निकलने से बना है। ओके, और ONA बन जाता है, इसको सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। जब कभी आप इसको देखोगे तो ONA बेंजीन के ऊपर लगा होगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, और अगर केवल Na हटा दो, O- लगाओ बेंजीन के ऊपर, उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ओके, अब यहाँ पे तो चलो समझ में आ गया,
द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द OH बॉन्ड। यानी अगर OH पोलर बॉन्ड नेचर का ना होता, यानी इसमें पोल्स डेवलप ना होते, पार्शियल पॉजिटिव, ये देखो जैसे लिखा है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस नेचर को डेवलप ना कर पाता OH, तो कभी भी ये एसिडिक नेचर को शो ना कर पाता। तो कोई इसमें बात पूछे कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है और कैसे शो करता है, तो कैसे शो करने के लिए तो सोडियम मेटल से रिएक्शन दिखा देना, ये देखो। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्यों शो करता है, तो बताना पोलर नेचर होता है, ठीक, OH का। और एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो होते हैं इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन, और ट्रेंड ये हो जाता है टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ द OH। इससे एक बात पता चल गई कि अगर हम लोगों को R कहीं पे लगा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, R कहीं लगा हुआ है तो ये हमारी इसकी पोलैरिटी को कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे R जो होता है ना, वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन लगातार दे रहा होता है। R अभी मैंने आपको बताया एल्काइल ग्रुप होता है, CH3 C2H5 C3H7। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, पहली बात, और इससे इनकी पोलैरिटी कम हो जाती है, और जब पोलैरिटी वीक हो जाती है OH की, तो हमको एल्कोहल का एसिडिक नेचर नहीं शो करने को मिलता है। तो आप लोग एक मोटी मोटी बात याद रखो कि जितने ज्यादा R आएंगे वो उतना वीक एल्कोहल होगा, उतना वीक एसिड होगा, सॉरी, उतना वीक एसिड होगा। यानी एसिड जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक से प्लस आई इफेक्ट कहां से कूद पड़ा। जिन बच्चों को प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट पता होगा, वो ये बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे वीक एसिड होता है, क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है ज्यादा, और प्लस आई इफेक्ट को जो ज्यादा शो करता है जैसे 3 डिग्री, तो उतना वीक होता है। इनवर्स रिलेशन फॉलो करता है प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर का। आ रहा है, माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सभी को आ रहा है ये? यस सर। यस सर। ओके। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब बात में अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि दोनों हमारे एसिडिक तो होते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया गया था एक बार सीबीएसई में, दोनों में ज्यादा कौन होता है। तो आपको हम बता दें कि जो जल्दी से H+ को जितनी आसानी से दे देगा, जो जितना आसानी से H+ को दे देगा, वो उतना अच्छा एसिड होगा। अब खुद ही बताओ, यहाँ पे CH3 जो है वो हमारा सारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो है ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो बेंजीन बनी हुई है ऐसे करके, ये जो बेंजीन हमारी बनी हुई है, इस पे ये डबल बॉन्ड तो आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे होते हैं, ऐसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन ऐसे करके OH बना हुआ है ना, OH ऐसे करके OH, ये जो कार्बन है ये वाला, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात याद करने वाली है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जो कि मोर पोलर होता है, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कम पोलर होता है। इसीलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं किसी भी नॉर्मल एल्कोहल से। फिनॉल हमारा ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, कोई पूछे तो बताओगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आइसो इसमें लिखा है आयनाइजेशन ऑफ एल्कोहल अगर करेंगे तो आयनाइजेशन में H जो हमें मिलेगा वो बहुत स्लो मिलेगा फिनॉल के कंपेयर में, जबकि फिनॉल में हमें जल्दी से H+ मिल जाएगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इसमें लिखा है कि ये जो हमारा माइनस चार्ज है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। ये देखो रेजोनेंस आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर्स को भी केवल देखते जाएं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की वजह से हमारा ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एक तो H+ आयन भी जल्दी से भगा देगा, और जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये जो देखो फिनॉक्साइड आयन बना, ये भी हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो हाईली स्टेबल होगा। तो आपको अभी दो रीजन पता चल गए कि फिनॉल के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे जैसे R में है CH3 में, तो ये sp3 होता है। तो sp3 के कंपेयर में sp2 ज्यादा पोलर होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। ज्यादा एसिडिक होने के बाद जो ये फिनॉक्साइड आयन बनाया H+ को देने के बाद, वो भी हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब हम लोग नया चीज देखते हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो पैरा पोजीशन। कल का आप लोगों का लेक्चर याद होगा कि हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताए थे, और OH भी उनमें शामिल किया था। कौन कौन से थे,
कुशाग्र हमें बताओ कौन कौन से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे? कुशाग्र? तो एक हेलोजेंस थे, CH3 था, हाँ, और NH2 था, NH2 था, और CH3 था, CH3 था। CH3 तो बोल दिया था। ठीक है, हो गए। OH था, ठीक है, हाँ, OH था, OH हाँ OH था, NH2 था और सारे CH3 था, मरीन था। एल्कोहल्स थे। तो आप लोगों को लिख लेना चाहिए ये बात कहीं पे, और इसको 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ईथर एमाइन के बाद मतलब अल्कोहल। अरे भैया नहीं। भैया भैया, हमने बोला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो हमारे ऑर्थो पोजीशन पे किसी को अटैच करेंगे या पैरा पे। तो हमारा OH उनमें आता है, NH2 भी आता है। NH2 को अगर बेंजीन के ऊपर लगा होता है उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, एनिलीन। ऑर्डर पूछ, वो जो ऑर्डर होता है। ऑर्डर नहीं, यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन ज्यादा ऑर्थो पैरा करेगा। बस आप इतना जान लो कि एल्कोहल, मेथाइल यानी कि CH3 और NH2 और सारे हेलोजेंस, ये सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कोई पूछे क्यों, तो इसका रीजन लिखा हुआ है कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पैरा, सो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजिंग ग्रुप -I और -M, यानी कि -I इफेक्ट और -M का मतलब होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूएंट फिनॉक्साइड आयन। अब जिन बच्चों को इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पता, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं पता, वो कॉपी में रजिस्टर में लिख लें मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, और हमसे बाद में डिस्कस कर लें कॉल करके कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अभी परेशान ना हो, इनको बस आप थोड़ी देर के लिए इतना समझ लो कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे -I और -M इंक्रीज कर देता है उनकी स्टेबिलिटी को, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब -I और -M की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तभी हमेशा OH की वजह से कोई भी फर्दर कोई नया आता है ना जुड़ के, तो ऑर्थो और पैरा पे ही आता है। आ गया समझ में? अभी आप लोगों को ये बात देखनी चाहिए कि ये नॉर्मल फिनॉल है और यहाँ पे ऑर्थो पैरा की वजह से NO2 जुड़ गया आके, या तो ऑर्थो पे जुड़ता या तो पैरा पे जुड़ता। तो Ka क्या होता है? ये होता है हमारा एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब कोई एसिड को पानी में डालते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है Ka, और बेस को जब पानी में डालते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है Kb, ओके। और Kw क्या आता है? जब पानी को केवल हम लोग डिसॉल्व करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम लोग पानी को डिसॉल्व करते हैं तो Kw की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। ये सभी को आयनिक इक्विलिब्रियम की याद दिला रहा होगा। नहीं याद दिला रहा तो अभी सुन लो कि Kw = Ka × Kb होता है। Kw = Ka × Kb, जहाँ पे Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, यानी एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। और Kb क्या होता है? बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka जितना अच्छा होगा किसी रिएक्शन का, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये याद करनी पड़ती है। कोई याद करके जाता नहीं है, हालांकि पूरी टेबल दे दी जाती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो आपको पेपर में अगर पता चल गया कि Ka की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, तो जिसकी ज्यादा Ka की वैल्यू होती है वो अच्छा एसिड होता है। और pKa, जैसे pH हम लोगों ने पढ़ा ना, OH और pH, तो जिसकी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना वीक एसिड होता है। ये बात हम लगातार बताते जा रहे हैं, लोगों के बाउंस ना करे तो हम इसको रिपीट कर देते हैं। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा एसिड होगा, pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एसिड वीक होगा। तो pKa ज्यादा तो वीक एसिड, Ka ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। अब pKa क्या होता है? लॉग ऑग लेके जब हम लोग करते हैं, जैसे pH क्या होता है? -log H+ आयन कंसंट्रेशन, वैसे pKa होता है -log Ka कंसंट्रेशन, ठीक। इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बाद में डिस्कस कर लेना फोन पे। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं कि फिनॉल जो है वो कम एसिडिक है, और जो नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है हमारे फिनॉल पे, वो ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जब फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ जाती है। यहाँ पे तो कोई ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है। ये अभी केवल और केवल फिनॉक्साइड ग्रुप है। यहाँ पे फिनॉक्साइड ग्रुप की स्टेबिलिटी ऑर्थो पे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे अगर कोई और जुड़ जाएगा के तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल हो गया तो ज्यादा एसिडिक हो गया। ये बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। ओके यस सर, यस सर। ओके ओके। कुशाग्र तुमको आई बात समझ में?
हाँ तो थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी क्या नहीं आई, तुम बताओ, हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें। ईश, तुमको समझ में आई? हाँ जी भैया। ओके, नाउ कम टू दी। आयुष कहाँ है? बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और बाकी? जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। और क्या? जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था, बता रहे। और बाकी? स्वप्निल? कोई बात नहीं, सब लोग टैलेंटेड है, कोई बात नहीं, सबके नंबर अच्छे आएंगे, भगवान सबकी मदद करे। अब EWS कोटा और OBC कोटा। अरे भाई भाई भाई, अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देंगे। अभी ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, पता चले स्ट्राइक पड़ गई मेरे ऊपर, ठीक है? तो ये सब बातें नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए नॉर्मल फिनॉल से जो ऐसे वाले फिनॉल होते हैं जिनमें कोई ऑर्थो पैरा पे जुड़ा होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ज़्यादा एसिडिक भी होते हैं। समझ में आ रही है? अब जैसे इसी को देख लो, यहाँ पे मेथाइल था और यहाँ पे नॉर्मल तुम्हारा एल्कोहल था और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था। तो अब तुम लोग खुद ही सोचो कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे चीजें लगी हुई हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यहाँ पे पैरा पे लगा है, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल हुआ, यानी ज्यादा एसिडिक हुआ। लेकिन अब आप लोग कह रहे होगे कि यहाँ पे तो देखो पैरा पे कुछ नहीं लगा था और यहाँ पे पैरा पे लगा दिया, तो आप अभी बोल रहे थे ना ऑर्थो और पैरा पे कहीं पे भी कोई लगा होगा वो नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा होगा, लेकिन ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और मेथाइल ग्रुप अभी मैंने आपको बताया प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, रिंग में ऐसे करके देगा, ऐसे करके, जबकि ये क्या होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनों को देगा ना रिंग पे, उतनी ज्यादा इसकी पोलरिटी कम हो जाएगी और ये वीक बन जाएगा। तो नॉर्मल फिनॉल से ये जो वाला है फिनॉल जिसमें CH3 पैरा पोजीशन लगा हुआ था, ये वीक है नॉर्मल फिनॉल से, और ये वाला नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा है। सभी को समझ में आ गया होगा? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा था इसलिए ये वीक है, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है इसलिए ये ज्यादा है। सभी को समझ में आ गया एसिडिक ऑर्डर? बोलो सर एक बार यस सर, यस सर। explain कर दीजिए। भाई भाई, क्या 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 भाई? NO2 समझ- NO2 ग्रुप जो होता है, NO2 हाँ। ग्रुप वो हमारा माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे OH में हमेशा रिलीज करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, और जितना ज्यादा OH के पास पोलरिटी कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए चले जा रहे हैं, पोलरिटी घट रही है, तो ये वीक एसिडिक हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा। और फिनॉल से ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पैरा पे ऑर्थो पे कुछ नहीं जुड़ा है, जबकि यहाँ पे जुड़ा है। आ रहा है? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, आ रहा है? यस सर, यस। अभी यहाँ पे बगल में एक शॉर्ट ट्रिक भी दी गई है, POM फिनॉल, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड देन फिनॉल। यानी अगर कभी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो फिनॉल के ऊपर तो पैरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद ऑर्थो वाला, एंड देन मेटा, एंड देन फिनॉल। आ रहा है समझ में? यस सर। सबसे ज्यादा होगा पैरा वाला। अब बात करते हैं इस्ट्रीफिकेशन की। इस्ट्रीफिकेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, when acid react with alcohol then ester and water will form। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को ईस्टर बनाना है, तो ईस्टर कैसे बनाएंगे? यहाँ हम लोगों को फिनॉल मिल गया और CH3COOH मिल गया, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया है CH3COOH, और यहाँ पे हम लोगों ने पानी को निकाल दिया, जो जुड़ा वो हमारा RCOO बेंजीन, यानी RCOOR जैसे नहीं होता है वैसे ईस्टर बन गया। ओके, और पानी भी निकल आया। अब पानी क्यों निकलता है? बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो रिमूव द वाटर एज सुन एज इट फॉर्म्ड। जैसे हमारा पानी बनता है इसको तुरंत निकाल दो, नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और ये दोनों जुड़ के फिर से यही बन जाएंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। और दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम एल्कोहल। सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि RCOOR में ये वाला जो एल्कोहल आता है ये हमारा एल्कोहल, यानी एल्कोहल वाले उससे आता है। जैसे कि अगर आप लोग ऊपर देखना चाहो तो ऊपर वाली रिएक्शन में भी ये कुछ रिफ्लेक्ट होगा आपको, जैसे कि कहाँ पे है, वेयर इट इज, ये यहाँ पे देखो एल्कोहल वाला O ये था, ये नहीं हटा है पानी के लिए, पानी के लिए इसका OH लिया गया है। आ रहा है समझ में? जबकि एल्कोहल वाला O यहाँ पे शामिल है। सपोज करो अगर हम इसमें नंबरिंग कर दें
या लाल लाल ऐसे डायग्राम ऐसे कुछ इसको बना दें तो यहाँ पे भी वो लाल लाल बना रहेगा, क्योंकि पानी के साथ तो ये लाल लाल हटा नहीं है, लाल वाला तो ये हटा था ना। आ रहा है समझ में? एल्कोहल वाला ओ हमेशा ईस्टर में आता है, ये बात याद कर लो। आ रहा है? एल्कोहल का जो ओ होता है वो हमेशा ईस्टर में आता है, ये बात याद कर लो। ये देखो एल्कोहल वाला ये जो ओ था ये हमेशा ईस्टर में आएगा। दिस ओ कम्स फ्रॉम एल्कोहल या फिनॉल। अब फिनॉल था तो फिनॉल ले लिया। अब ये देखो ईस्टर बनाने के तरह तरह की चीजें ली गई हैं। ये CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है और ये CH3COOH है, ये भी हमारा ईस्टर बन गया। और याद रहे इस हमको ओ को टच नहीं करना है क्योंकि ये एल्कोहल साइड का ओ है, इस ओ को टच नहीं करना है और इस वाले ओ को टच नहीं करना है। सभी को याद आ रहा है यार? जब भी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और जब फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, तो उसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। आ रहा है समझ में? जब फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा होता है तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और जब फिनॉल पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हमारा CHO ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। अब सैलिसलिक एसिड से हम जब इससे O को हटाएंगे ना, ये वाले H को, बहुत ध्यान समझना, इस वाले H को हटाया और ऐसे ऐड कर दिया। ध्यान रहे हमें पानी निकालना है, हमें पानी निकालना है। तो आप लोगों को अभी तक तो दिख ही रहा होगा कि ये वाला CH3 ये पूरा मिल जाएगा ऐसे, जो हमने डब्बे में बंद करके रखा हुआ है ये पूरा मिल गया। अरे CH3COOH ये हट गया, देखो हटा है नीचे से। हम फिर से इरेज करके बता दे रहे हैं, देखो बता रहे हैं, ठीक। यहां पे ये जो H है ये इसके साथ अटैच हो गया है ऐसे, और ये देखो निकल के आ गया, ये देखो निकल के आ गया CH3COOH। आ रहा है? तो जब CH3COOH ये हटा है, सॉरी ये पूरा लेना था मेरे को, CH3COOH। अब दिखा CH3COOH, तो ये वाला O जुड़ के ये इसको पूरा लपेट देगा। ये देखो ऐसा बन गया कंपाउंड। आ रहा है सभी को समझ में? इसको बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम होता है एस्प्रिन। जैसे कि सिरदर्द की दवा होती है हम लोगों की डिस्प्रिन, वैसे इसका होता है एस्प्रिन। और यही हमारी सिरदर्द की दवा में फॉर्मूला पड़ा होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बस उसको डिस्प्रिन नाम लिख देते हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का डी वर्ड होता है इस वजह से, मे बी ऐसा कुछ रीजन हो, लेकिन फॉर्मूला सेम यही होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। सर दर्द की दवा में काम आता है। तो इससे थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, इसको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अल्कोहल। अब हम लोग वो रिएक्शन देखेंगे जिनमें ये बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच का। आ रहा है? अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन देखी जिनमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा था? अब हम लोग ये वाली रिएक्शन देखेंगे, तो इसको समझते हैं। रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX, HCl, HBr, HI, इन सब की रिएक्शन अगर HI से करा देते हैं तो हमारा, अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया, हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं, अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो R के साथ में क्या जुड़ जाएगा? I। अरे बोलो भाई, R के साथ में I और H2O। यहां तक आ गया समझ में? बोलो। यस सर। ओके, यानी कि किसी भी HCl, HBr, HI से रिएक्शन कराते हैं तो R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और याद रहे ये जितनी भी रिएक्शन अभी हमने लिखी है, SOCl2, PCl3, PCl5, ये आपको हेलो एल्कीन में पहले ही आप लोगों को पता चल चुकी है। हेलो एल्कीन में PCl3 से ROH की रिएक्शन कराते थे तो हमारा क्या बनता था? RCl। PCl5 से कराते थे RCl, SOCl2 से कराते थे RCl। तो ये रिएक्शन आपको याद होंगी कि एल्कोहल से कैसे कैसे RCl बन रहा है। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट ही है, पेपर में जरूर पूछी जाती है कि एल्कोहल से जब डिहाइड्रेशन कराते हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, एल्कोहल से पानी निकालते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म लिख दो। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको याद रखनी है। और एक बात अभी सुन लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा H2SO4 भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, P2O5,
यानी कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पानी को रिमूव कर देते हैं। लेकिन H2SO4 बहुत चीप होता है, सस्ता होता है और मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। आप लोग ये ना सोच लेना हमको तो नहीं मिलता है सर, लेकिन केमिकल का सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट होता है जो वाटर को रिमूव करने के काम आता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 होता है, पहली बात दिमाग में अपनी रख लो। और उसके बाद अगर एल्कोहल का पानी निकालना है, एल्कोहल से पानी को रिमूव करना है, तो हम लोग H2SO4 का यूज करेंगे। तो इसकी रिएक्शन पहले आप लोग देख लो, रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम मॉलिक्यूल, यानी एल्कोहल से H2O को निकालने प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और आप सभी को पता है जब H2O निकलेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन की मैकेनिज्म को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने SN2 SN3 समझा था, SN2 SN1, SN1 और SN2 किसकी रिएक्शन थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। बड़े बड़े नाम सुन के डरना नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन बस इतना जान लो कि जब कभी पानी निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक। अब यहाँ पे ये चीज केवल और केवल इरिवर्सिबल इसलिए रिवर्सिबल इसलिए दिखाई गई है कि अगर हम लोग H2SO4 ले आएंगे तो ही ये बनेगा, और H2SO4 फर्दर यहाँ ले आएंगे तो ये नहीं बनेगा। H2SO4 यहाँ पे ले आए अगर, तो पानी डाल दिया तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब इससे ये नहीं बन पाएगा। रिवर्सिबल साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट और भी निकल के बना होगा, जब तक वो लोग मिलेंगे नहीं तब तक ये नहीं बनेगा। हम लोग जैसे दो बनेंगे उसको निकाल लेंगे, पानी को हटा लेंगे, तो ये बन ही नहीं पाएगा फर्दर। और अगर पानी नहीं सर हटाओगे सर तो फिर बनता से रहेगा। बता दीजिए, क्या यही रिएक्शन फिर से बता दीजिए। भाई? अगर ये जो रिएक्शन थी, अभी इसमें H2SO4 यहाँ पे देखो चुपचाप इन लोगों ने लिख दिया है कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की रिएक्शन हम लोगों ने जब एज अ H2SO4 के, कैटलिस्ट। हाँ, एज अ कैटलिस्ट एनहाइड्रस ले लिया, यानी कि उसमें पानी नहीं है, खुद ही पानी रहित है। एनहाइड्रस इसी का मतलब होता है। तब जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब H2SO4 या H3PO4 ले आए तो इसने इसका पानी रिमूव कर दिया। पानी रिमूव करने के बाद यहाँ पानी बनेगा भी तो भाई, है ना, और ये डबल बॉन्ड बनेगा। अगर पानी तुमने जल्दी से बनने के बाद नहीं रिमूव किया यहाँ से, इस जगह से, तो ये रिएक्शन फिर से यही बन जाएगी, उल्टी हो जाएगी। आ रहा है? ठीक है। जैसे ऊपर वाली में भी पढ़ा था ईस्टर में, ये वाला पानी अगर रिमूव नहीं किया, बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो रिमूव दी वाटर एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज ये उल्टी हो जाएगी। आ रहा है? यस सर। अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। अभी हमने आपको बताया था ना कि ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये केवल और केवल तब होगा जब एल्कोहल क्या बन जाएगा? हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। याद आ रहा है सबको? ये देखो, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो एल्कोहल को, नॉर्मल एल्कोहल को प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाना है। आ रहा है? अब ये हमारा नॉर्मल एल्कोहल है, इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएंगे। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल हमारा ये बन जाएगा, ये वाला एल्कोहल। ये देखो बन गया H+ को एक्सेप्ट करके। और जैसे ही ये OH आया, पानी निकल जाएगा। याद आ रहा है सबको? हमने ऊपर भी यही किया था, पानी निकाल दिया था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? कार्बो कैटायन। ये देखो प्लस चार्ज आ गया। जैसे ही ये रिमूव हुआ, हमारा प्लस चार्ज आ गया। और जैसे ही ये प्लस चार्ज आ गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। फिर हमने ऊपर क्या लिखा था? Br- आ जाता है यहाँ पे ऐड होने के लिए, Br- आ जाता है। लेकिन यहाँ पे Br- अगर नहीं आ रहा है तो ये रीअरेंजमेंट होता है। इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है? ये H इधर चला जाएगा ताकि डबल बॉन्ड, कार्बन के पास ये जो प्लस चार्ज है वो हट जाए और डबल बॉन्ड बन जाए। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? रीअरेंजमेंट भी होता है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा और कार्बोकैटायन में 2 स्टेप रिएक्शन होंगे। यस सर, आ रहा है समझ में। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है और ये वाला फास्ट स्टेप होता है। यानी कि सबसे जल्दी जो एल्कोहल है वो क्या बनने की कोशिश करेगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये फास्ट हो गया, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल से ये हटेगा, फिर ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये स्लो स्टेप होता है। ओके, बोलो। यस सर। सभी की स्टेमिना एकदम डाउन है, मतलब लंका लग चुकी है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, आई थिंक सो। हाँ हो चुका है। नेट तो नहीं फूक रहा है किसी का? 1 घंटा 4 बजे। 1 GB खत्म हो चुका है।
1 GB और बाकी। ओके ओके, तो अगर किसी का नेट का इश्यू हो तो बता दो, हम क्लास को बंद कर दें। बोलो। मेरा तो नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो आज हम क्लास को रोकते हैं, फिर इतना करते हैं, ठीक है? कल भी करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं होनी चाहिए क्लास, बोर हो जाओगे। यस। खत्म कर रहे हैं क्या? अरे और क्या भाई, सभी लोगों को ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ओके भाई, Please सही बात। subscribe the channel. ओके ओके, और जाके आईयूपीएससी जिसको नहीं आती पढ़ लो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लो, रिलेशन और फंक्शन भी मैंने पढ़ा रखा है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ा रखा है, पढ़ लो जाके, ठीक है? अभी के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टीम्ड एजुकेटर। रिकॉर्डिंग बंद करो।